अच्छा, देखो हम लोगों ने लास्ट दिन जो डिस्कस किया था उसमें कौन कौन सा पॉइंट मैंने बताया था कि हम लोग कर चुके हैं और क्या क्या करना है। देखो, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, कंसाइनमेंट, ये सब हो गया था। डेप्रिसिएशन, सेल बैलेंसिंग लेजर, इंश्योरेंस क्लेम, ये सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस और एनपीओ, ये दो टॉपिक बच गया। इसे आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये दो टॉपिक हम लोगों को करना है। एक है सेल्स और सेल ऑन गुड्स ऑफ अप्रूवल बेसिस, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो पहले यही वाला करते हैं, लास्ट 3 ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अच्छा, इसमें अगर तुम लोग को याद है तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का एक बार कंसेप्ट थोड़ा सा याद दिला देते हैं। क्या हो रहा है कि अगर हमें गुड्स सेल करना है कैश में नहीं, क्रेडिट में, बट क्रेडिट में सेल करेंगे अपने मर्जी से कस्टमर को, कि कस्टमर को एक रकम बोल सको तो मतलब जबरदस्ती बोल रहे कि ये ले जाओ, अगर पसंद है तभी पैसा देना, ठीक है, अगर अच्छा लगे तभी पैसा देना, नहीं तो रिटर्न कर देना। दैट इज अप्रूवल होगा तभी हम लोग मानेंगे सेल्स है, अदरवाइज सेल्स नहीं मानेंगे। लेकिन इसे भी हम लोग नॉर्मल सेल के तरह ही रिकॉर्ड कर देते हैं जैसे कि क्रेडिट सेल होता है। तो यहाँ पर क्या एंट्री होता है, जब हम लोग सेल करते हैं अप्रूवल बेसिस पे तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं नॉर्मल क्रेडिट सेल की तरह ही एंट्री करेंगे, डेटर टू सेल्स, ठीक है। एक बार जिस्ट बता देते क्या होता है डेटर टू सेल। फिर अगर डेट जिसने खरीदा है वो अगर अप्रूव्ड कर दे देन नो एंट्री, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने सेल का एंट्री कर ही दिया है। अगर अप्रूव्ड करेगा तो फिर सेल का एंट्री तो नहीं होगा, जब पैसा मिलेगा तो हम लोग कैश टू डेटर कर देंगे, ठीक है, अप्रूवल पे कोई एंट्री नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, अगर मान लो अप्रूव्ड आधा हुआ आधा नहीं हुआ तो जो रिटर्न हो गया उसे सेल्स रिटर्न की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो हो जाएगा सेल्स रिटर्न टू डेटर हो जाएगा, तो उसे हम लोग रिटर्न की तरह ट्रीट करेंगे। और बाकी जो अप्रूव्ड हो गया उसका और कोई एंट्री नहीं होगा, जब पेमेंट मिलेगा तो कैश टू डेटर कर देंगे। अच्छा, अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि अकाउंट्स जो ईयर एंड आ गया है बट अप्रूवल अभी तक नहीं मिला, और अप्रूवल जो टाइम पीरियड था ना वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, ठीक है, मतलब अप्रूवल अभी हम लोग बोल नहीं सकते कस्टमर को जो ठीक है आप बता दीजिए आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक टाइम पीरियड जो हम लोगों ने उसे दिया था वो खत्म नहीं हुआ, बट हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया। देन हमें क्या करना है, देन हमें उस सेल को पहले कैंसिल करना है, यही मेन चीज हमें यहाँ पर याद रखना है, कैंसिल करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करने के बाद हम लोग उसे एज ए क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप कि तुम लोग को याद आ रहा है कि कैसे हम लोग को करना है। चलो एक क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन मिलेगा शायद हमें 3 ईयर का, देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा, फर्स्ट हम लोग 2019 से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये रहा 5 मार्क्स का आया था। देखो, ए ट्रेडर हैज क्रेडिटेड सर्टेन आइटम्स ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल एग्रीगेटिंग 10,000 टू सेल्स अकाउंट। क्या किया है, एक ट्रेडर है जिसने क्रेडिट किया है सर्टेन आइटम्स ऑफ सेल्स, क्योंकि सेल क्रेडिट होता है इसीलिए लिखा है कि क्रेडिट किया है सर्टेन आइटम ऑफ सेल्स ऑन अप्रूवल, अप्रूवल बेसिस पे सेल किया है, मतलब कंफर्मेशन नहीं है, बिक भी सकता है नहीं भी बिक सकता है, डिपेंड करेगा कि कस्टमर को अगर पसंद आया वो कंफर्मेशन देगा कि हाँ मुझे पसंद आया, ठीक है। अच्छा, तो 10,000 का सेल किया है ऑफ देयर गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 3,000, जिसमें से 3,000 हैव बीन रिटर्न, 3,000 का गुड्स रिटर्न हो गया एंड टेकन इन स्टॉक एट 1,500। अब इसको स्टॉक में लिया गया एज ए 1,500, दो रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न वाज कमिटेड इन अकाउंट्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि गुड्स जो है उसमें से 3,000 का जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का है उसमें से 3,000 का गुड्स रिटर्न हो गया है, और इसे किस तरह से लिया गया है स्टॉक में 1,500, दो रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न वाज कमिटेड इन अकाउंट्स, ठीक है, और इसका रिकॉर्ड जो है वो अकाउंट्स में नहीं किया गया है। एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ अनदर पर्सन ऑफ 1,000, और दूसरा एक 1,000 रुपीज का जो है
ठीक है, टोटल 10,000 में एक 3,000 का कंडीशन बताया है और एक 1,000 का कंडीशन बताया है। कॉस्ट बीइंग 500, जो 1,000 का है उसका कॉस्ट है 500। द पीरियड ऑफ अप्रूवल डिड नॉट एक्सपायर ऑन द क्लोजिंग डेट, जिस दिन क्लोजिंग डेट आया है तब तक पीरियड ऑफ अप्रूवल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सो एडजस्टमेंट एंड करेक्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ट्रेडर। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 2019 का क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अच्छा, तो तुम लोग को ऐसे डेट लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या हुआ है, सेल किया गया है, कितने का सेल किया गया है, 10,000। तो हम लोग लिख सकते हैं डेटर, डेट तो कुछ नहीं है तो डेट नहीं दे रहे, डेटर टू सेल 10,000 और 10,000, ठीक है, डेटर टू सेल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, देखो नेक्स्ट बोल रहा है कि उसमें से 3,000 का गुड्स जो है वो रिटर्न हो गया है। तो रिटर्न एंट्री डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्स या फिर सेल्स रिटर्न लिख सकते हैं, सेल्स रिटर्न टू डेटर, ठीक है। कितने का रिटर्न हो गया है, 3,000, 3,000 का स्टॉक मतलब गुड्स रिटर्न हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला गया है कि रिटर्न हो गया यानी सेल को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। बाकी इसका जो कॉस्ट बता के रखे ना, हैव रिटर्न एंड टेकन इनटू स्टॉक एट 1,500, मतलब एक्चुअली ये 1,500 में लिया गया है, मतलब इसका जो कॉस्ट वैल्यू है 1,500 है, क्योंकि स्टॉक में इसका वैल्यू 1,500 है, ये सेल वैल्यू था, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लगा के बेचा गया था ऑब्वियसली। तो इसमें बोल रहे हैं कि हैव बीन रिटर्न एंड टेकन इन स्टॉक एट 1,500 दो रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न वाज कमिटेड इन अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये गलती हुआ है, अच्छा सॉरी, ये रेक्टिफाइड करना है। बोला जा रहा है कि 3,000 का आया है लेकिन वो 1,500 ले लिया गया है अकाउंट्स में और इसे हमें सही करना है। तो हम लोगों ने सही कर दिया, ठीक है, तो हम लोगों ने सही एंट्री पास कर दिया। कितने का रिटर्न हुआ है, 3,000 का रिटर्न हुआ है। उसके बाद एक 1,000 का पार्सल है जो जिसका कॉस्ट है 500 और इसका अभी भी अप्रूवल पीरियड नहीं आया है, लेकिन हमारा अकाउंट्स का जो क्लोजिंग डेट है वो आ चुका है। तो क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा तुम लोग सेल्स को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, सेल्स टू सन्ड्री डेटर, नहीं तो फिर जीपी में वो चला जाएगा। अगर हम लोग सेल को कैंसिल नहीं करेंगे तो वो जीपी में दिखेगा, क्योंकि इसका तो कंफर्मेशन है नहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा, अभी तक तो अप्रूवल नहीं आया है और टाइम भी बचा है अभी, ठीक है। तो पहले सेल को कैंसिल कर दिया और इसे हम लोग मानेंगे स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ये लिख सकते हैं, स्टॉक लाइन विथ कस्टमर। ये क्लोजिंग स्टॉक है बट किसके पास है, कस्टमर के पास। लाइन विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। टू कहां पर लेना पड़ेगा, स्टॉक को ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में चला जाता है क्लोजिंग स्टॉक, और स्टॉक का वैल्यू कितने का है, 500 का है, तो यहाँ पर 500 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये सबका लेकिन जर्नल एंट्री सॉरी ये जो नैरेशन है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसका नैरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये लिखना पड़ेगा बीइंग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। और ये जो रिटर्न हुआ इसका लिखना पड़ेगा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये लिखना पड़ेगा 3,000 वाला, यहां से लिख देते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, रिटर्न्ड बाय कस्टमर टेकन इनटू स्टॉक, टेकन इनटू स्टॉक, स्टॉक में लिया गया है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, बोला है ना कमिटेड नहीं है अकाउंट्स में, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये थोड़ा अजीब सा हो जा रहा है, हम भूल गए थे इसीलिए, रिकॉर्डेड इन द बुक्स यहाँ पर देखने में, ठीक है। तो तुम लोग ठीक तरह से लिखो, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स नाउ एडजस्टेड। अच्छा, अब ये जो रिटर्न हुआ है, जिसका ये रिटर्न इसीलिए हम लोगों ने लिखा है क्योंकि इसका अभी तक कैंसिलेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका अभी तक अप्रूवल नहीं आया। तो लिखेंगे बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री, 5 मार्क्स का आता है तभी मिलेगा अगर हम लोग नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल एंट्री for sale in respect of
गुड्स नॉट येट अप्रूव्ड, गुड्स नॉट येट अप्रूव्ड, नॉट येट अप्रूव्ड, जिसका अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है, तो उसे कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। और लास्ट ये जो है इसे क्या लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइन विथ कस्टमर, लाइन विथ कस्टमर, कस्टमर वेटिंग फॉर अप्रूवल, वेटिंग फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए वेट चल रहा है, बट ईयर एंडिंग आ गया है तो उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे। नहीं तो ट्रेडिंग में उसे क्या दिखाएंगे, क्योंकि वो सेल तो पहले दिखा दिया हम लोगों ने, लेकिन वो है तो नहीं सेल ना, प्रॉपर सेल तो नहीं है, इसीलिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कौन सा देखेंगे क्वेश्चन, ये देख लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंट। अच्छा 2017 का देख लो, 2017 में क्या आया हुआ है देखते हैं। ये 18 है, ये 17 है, चलो देखते हैं 17 में है क्या नहीं। ये रहा 17 में क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन नंबर 5 2017 का। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोला है मेसर्स बोस ब्रदर्स ए ट्रेडर सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 2017, सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 30%। तो ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने अपने कस्टमर को स्टॉक भेजा है, गुड्स भेजा है, कितने में, कॉस्ट प्लस 30%, मतलब 30% प्रॉफिट लगा के भेजा है, और कितने का सेल किया है, 1,50,000। तो बताओ फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन डे है इस पे क्या एंट्री होगा, 25 सितंबर 2017 में क्या एंट्री होगा, यहीं पर लिख के बताते हैं। 25 सितंबर 2017 में क्या एंट्री होगा, 1,50,000 का जो सेल हुआ है इसका क्या एंट्री होगा, बताओ। पहले तो नॉर्मल सेल का ही एंट्री होता है, अभी तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो क्रेडिट सेल है उसी की तरह ही ट्रीट करना है। तो बताओ अगर हम लोगों ने सेल किया है कस्टमर को 1,50,000 का, तो एंट्री क्या होगा, बताओ। मैम डेटा टू सेल, डेटर टू सेल, डेटर टू सेल्स अमाउंट हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000 का सेल है। अच्छा, ये इस डेट पे एंट्री हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन डेट पे। फिर उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 40,000, बताओ क्या एंट्री होगा गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर का, मैम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, सेल्स रिटर्न टू ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेटर, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो डेटर लिखा है तो हम डेटर लिख देते, ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हैं 40,000, बस हो गया। इसका डेट दे देना, ठीक है, ये 23 तारीख डेट दे दो डेट के कॉलम में, और इसमें लिखो बीइंग गुड्स सोल्ड, और इसमें लिख देना बीइंग गुड्स रिटर्न। फिर 18/11/2017 रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर कंफर्मिंग परचेज ऑफ गुड्स 71,000, बताओ क्या इसका एंट्री होगा, इसका जिस्ट भी मैंने आज बताया। अप्रूव कर दिया है कि हाँ हम लोग 71,000 का अप्रूवल मिल गया है, टोटल तो 1,50,000 का सेल हुआ था, उसमें से 71,000 कंफर्म है कि सेल हो रहा है। तो बताओ क्या सेल का एंट्री करना पड़ेगा या फिर ऑलरेडी सेल एंट्री हमारा किया हुआ है। मैम করতে হবে না ওটা, হ্যাঁ, আর করতে হবে না, অলরেডি তো আমরা এখানে করেই দিয়েছি, 1,50,000 এর মধ্যেই তো 71 ইনক্লুডেড আছে, যখন ক্যাশ পাবো তখন শুধু লিখবো কি ক্যাশ পেয়েছি, সে ক্যাশ পাওয়ার এন্ট্রি এই এই সামস গুলোতে হয়ই না, ঠিক আছে। अच्छा, तो ये 71,000 का कोई भी एंट्री नहीं होगा, इससे कंफ्यूज मत हो जाओ, यानी 18th का कोई भी एंट्री नहीं आएगा। लेकिन नेक्स्ट 31 दिसंबर देखते क्या बोला है, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग फॉर अप्रूवल, बाकी कस्टमर के पास कितना गुड्स पड़ा हुआ है जो अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है, 39,000, चेक कर लो उतना
उतना ही हो रहा होगा। 1,50,000 में 40,000 रिटर्न हो गया तो कस्टमर के पास कितना बचा हुआ होगा? 1,50,000 में 40 रिटर्न हो गया, 1,10,000 कस्टमर के पास था, उसमें से 71,000 का कंफर्मेशन आ गया है कि सेल हो जाएगा, मतलब खरीदना है, तो 39,000 ही बच रहा है। तो कस्टमर के पास 39,000 का स्टॉक बचा हुआ है और डेट ऑफ रिटर्न हैज नॉट एक्सपायर्ड, ठीक है, मतलब अभी तक, एक्चुअली ये डेट ऑफ अप्रूवल होगा, रिटर्न वही रिटर्न ऑन अप्रूवल, इसीलिए रिटर्न लैंग्वेज लिखा है, कोई बात नहीं, रिटर्न लैंग्वेज भी चलेगा। तो ये जो अप्रूवल का जो टाइम पीरियड होता है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो क्या करना है, पहले तो सेल को कैंसिल करेंगे, क्योंकि सेल तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा ना। देखो क्या पैटर्न होना चाहिए, 1,50,000 में 40,000 माइनस हो गया, 1,10,000 में 71,000 कंफर्म है, बट बाकी तो कंफर्म नहीं है, तो नहीं है, लेकिन ये कंफर्म भी नहीं करवा सकते बिकॉज टाइम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, सिंपल, हम लोग जो कस्टमर है उन लोग के पास स्टॉक है ऐसा ट्रीट करेंगे, उसके लिए जो कस्टमर के पास अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसे कैंसिल कर देंगे, जिसका अप्रूवल नहीं मिला, तो कैंसिल यानी रिवर्स एंट्री, सेल्स टू क्या हो जाएगा, सेल्स टू डेटर, डेटर 39,000। अच्छा, अब इसे रिकॉर्ड करेंगे, स्टॉक लाइन विथ कस्टमर, स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर ऐसे लिखेंगे। बताओ अमाउंट कितना होगा, क्या लिखना है वो तो मैंने पहले ही दिखा दिया, लाइंग विथ कस्टमर उस क्वेश्चन में भी दिखाया है, पता है तुम लोग को, स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, ये तो पता ही है। अमाउंट बताओ क्या होगा, 39,000 का गुड्स पड़ा हुआ है कस्टमर के पास अप्रूवल के लिए, बताओ 39,000 क्या प्राइस है और स्टॉक को किस में रिकॉर्ड किया जाता है? स्टॉक को तो कॉस्ट में रिकॉर्ड किया जाता है, 39,000 तो कस्टमर को भेजा गया प्राइस है ना, 1,50,000 में से 40 रिटर्न, 1,10,000 बचा, 71 अप्रूव्ड, तो बचा कितना, 39, तो 39 तो हमें सेल वैल्यू बता रहा है, इसका कॉस्ट वैल्यू बताओ, बता के तो दिया है, कॉस्ट प्लस 30% होता है सेल वैल्यू, तो 39,000 इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, 39,000 इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा, 39,000 तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना, और इन ये लोग का सेल प्राइस क्या है, कॉस्ट प्लस 100%, कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है 30%, तो 130, तो ये 39,000 इज इक्विवेलेंट टू 130, देन 100 इक्वल टू कितना होगा, वही हो जाएगा स्टॉक का कॉस्ट प्राइस, कितना हो रहा है बताओ, अब याद आया होगा, देखो 39,000 डिवाइडेड बाई 130 इंटू 100 कितना हो रहा है, 30,000, 30,000 होगा, सिंपल, कि यहाँ पर कॉस्ट प्लस 30% बता ही तो दिया है कि कैसे सेल किया जाता है, जो कॉस्ट रहेगा स्टॉक का प्लस उस पर 30% लगा के बेच देता है, तो ये 130 का वैल्यू होगा, तो फिर 100 का वैल्यू क्या होगा, वही स्टॉक लाइन विथ कस्टमर बोल के हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा 30,000। तो ये क्वेश्चन देखो पिछले वाले से थोड़ा सा अलग था, ठीक है, यहाँ पर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ा जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं कैलकुलेट करना पड़ा था। ये था 2017, अब 2018 का देख लेते हैं। अच्छा 2018, अच्छा 2018, फिफ्थ नंबर में इन लोगों ने यहाँ पर नहीं दिया, देख लेते हैं, 6, 7, 8, इतना पीछे तो होना नहीं चाहिए, 9 तब नहीं आया होगा, देख लेते हैं, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये तो सेल बैलेंसिंग लेजर है, अच्छा हाँ है ये और वाला, अच्छा नहीं समझ में आया था मुझे पहले, ये रहा ये क्वेश्चन देखो दिया है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में ही दिया है, फिफ्थ नंबर और है ये। अच्छा क्या बोला है देखो यहाँ पर, On March 1, 2018, Mr. Basu sent goods valuing 1,50,000 at invoice price to few customer on sale or return basis. सेल और रिटर्न बेसिस पे कुछ कस्टमर को 1,50,000 जो कि इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस प्राइस मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना बता के रखा है
25%, तो 100 प्लस 25 यानी 100 रुपीज अगर कॉस्ट होता है, 25 रुपए प्रॉफिट होता है, तो 125 रुपया हो जाएगा हमारा सेल प्राइस, ठीक है, जो 1,50,000 इज इक्विवेलेंट टू 125 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बोला है, सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा है, हैविंग 2 मंथ्स अप्रूवल पीरियड, मतलब 2 महीने के अंदर कंफर्म करना है कि पसंद आया तो लेना है या नहीं लेना है। ही रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल ट्रांजैक्शन। नॉर्मली अगर तुम लोग को याद आए, जब मैंने पढ़ाया था तो 3 तरह का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वही क्वेश्चन आता है जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शन, मतलब इसे भी क्रेडिट सेल की तरह ट्रीट कर लो, यही वाला ज्यादा क्वेश्चन आता है। During March, goods having invoice price of 40,000 were returned by a customer. मार्च में एक गुड्स था 40,000 का, वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, and another customer was willing to accept the goods at a price of 76,000 which was lower than the invoice price by 5%. अच्छा, अब एक कस्टमर बोल रहा है कि एक कस्टमर ने रिटर्न कर दिया जिसके पास 40,000 का स्टॉक था, मतलब गुड्स गया था। दूसरे कस्टमर ने बोल दिया कि उसे 76,000 का स्टॉक लेना तो है, बट वो 5% कम करना है वैल्यू, तभी वो लेगा। 76,000 का स्टॉक खरीदना तो है उसे, वो बता रहा है दुकानदार को कि मिस्टर बासु को कि मुझे चाहिए स्टॉक, बट इसका 5% प्राइस कम कर दीजिए तभी हम लेंगे। अच्छा, अब इट वॉज एक्सेप्टेड बाई मिस्टर बासु, और मिस्टर बासु मान गए कि ठीक है हम 5% आपका कम कर देंगे। द अदर कस्टमर कुड नॉट येट डिसाइड एनीथिंग अबाउट द गुड सेल। बाकी लोगों का कोई भी अभी तक मतलब कुछ भी आंसर्स नहीं आया है, क्योंकि अभी तक वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि लेना है नहीं लेना है। So the relevant extracts in the final accounts as on 31st of March 2018, if the balances of the sales account and sales ledger as on such that date were 15 लाख एंड 7,35,000, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमें फाइनल अकाउंट्स में ये दिखाना है, यानी ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में दिखाना है। ये जो है देखो थोड़ा एक्सेप्शनल है क्वेश्चन, यहाँ पर नहीं बोला है कि जर्नल एंट्री दिखाओ, यहाँ पर बोला है फाइनल अकाउंट दिखाओ। फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट होता है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट दिखाएंगे, जबकि पीएल कुछ नहीं दिखा सकते, पीएल रिलेटेड कोई डेटा हमारे पास नहीं है, बट हाँ ट्रेडिंग रिलेटेड डेटा ऑब्वियसली हमारे पास है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चीज सेल्स रिलेटेड बता रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, ऐसा हम लोगों ने शायद नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है 2018 का, 2018 क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ट्रेडिंग लिख लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, एक्सट्रैक्ट। क्यों लिखेंगे ये मैंने बहुत बार बताया, एक्सट्रैक्ट तभी लिखा जाता है अगर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। अच्छा, हमारे पास किस चीज का इंफॉर्मेशन है, रिगार्डिंग सेल, ठीक है, रिगार्डिंग सेल। तो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है रिगार्डिंग सेल, तो बताओ सेल कितना हुआ है, सेल कितना हुआ है, 1 लाख, यहाँ पर दिया हुआ है सेल्स लेजर में दिख रहा है, सेल्स कितना हुआ है 15 लाख का, ठीक है। ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 1,50,000 है, बट ओवरऑल सेल मतलब हम लोग ट्रेडिंग जो बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग में क्या सिर्फ अप्रूवल वाला सेल ही रहेगा, अदर कस्टमर वाला सेल भी रहेगा। हमें क्वेश्चन में ये बता रहा है कि सेल्स अकाउंट का बैलेंस कितना है 15 लाख। सेल अकाउंट जो बना हुआ है 31st ऑफ मार्च 2018 में, ठीक है, ये तो 1 मार्च का डेटा दिया हुआ है, 31st ऑफ मार्च में जब सेल्स का पूरा अकाउंट बन चुका था, तो वहां पर सेल का जो बैलेंस है वो दिख रहा है 15 लाख, ठीक है, ओवरऑल। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल्स, यहाँ पर लिख दिया मैंने 15 लाख, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तभी मैंने लिखा है, ठीक है। सेल्स हो गया 15 लाख। अच्छा, अब हमें ये चेक करना है कि आगे यहाँ पर 1 मार्च में क्या क्या हुआ है। 1 मार्च में 1,50,000 का सेल हुआ है, और 40,000 का जो इनवॉइस प्राइस था वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। 40,000 का सेल्स जो है वो रिटर्न हो गया है, और 76,000 का जो सेल है उसे लोअर प्राइस में एक्सेप्ट किया गया है। तो अगर हम लोग एक बार एंट्री कर लेते हैं, जो कि हमारा आंसर एंट्री का नहीं होगा, लेकिन एक समझने के लिए हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या एंट्री हुआ होगा, डेटर टू सेल्स, ये सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का 1,50,000 डेटर टू सेल हो गया, फर्स्ट एंट्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोला है कि 40,000 का रिटर्न हो गया है, तो फिर कैंसिल करेंगे, सेल्स रिटर्न टू डेटर कितना हो जाएगा 40,000, सेल्स रिटर्न टू डेटर हो गया
40,000। अच्छा, उसके बाद एक गुड्स एक्सेप्ट तो हुआ है बट उसका प्राइस 5% कम कर देना है, तो 76,000 का प्राइस अगर 5% कम कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 76,000 का प्राइस अगर 5% कम कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 76,000 है विच वॉज लोअर देन द इनवॉइस प्राइस। अच्छा नहीं, यहाँ पर क्या बताया देखो, अनदर कस्टमर वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट द गुड्स एट ए प्राइस ऑफ, अच्छा ये बता रहा है मिस्टर बासु को, जो मेरे पास जो गुड्स है वो हम 76,000 में ले लेंगे, और ये जो 76,000 है ये है इनवॉइस प्राइस से 5% कम, यानी 76,000 कितने परसेंट का वैल्यू है? 95%। देखो समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर बोला है कि अनदर कस्टमर वाज विलिंग टू एक्सेप्ट द गुड्स, एक कस्टमर है जो कि गुड्स लेना चाहता है, जैसे कि एक ने रिटर्न कर दिया बट दूसरा है जो लेना चाहता है, लेकिन वो कितने में गुड्स लेना चाहता है? 76,000 में। ये प्राइस जो है ये लोअर है, किससे? इनवॉइस प्राइस से। कितना? 5%, यानी ये 95% का वैल्यू है। तो फिर एक्चुअल वैल्यू कितना है? जो स्टॉक बिक जाएगा बट थोड़े से कम में बिक रहा है, दैट इज 5% कम में बिक रहा है, तो इसका एक्चुअल प्राइस कितना है? एक्चुअल प्राइस हो जाएगा 80,000। देखो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल प्राइस हो रहा है 80,000, ठीक है। तो 80,000 का भी स्टॉक बिक जा रहा है, मतलब यहाँ पर हिसाब क्या हो गया? 1,50,000 का सेल किए थे, उसमें से 40,000 रिटर्न, तो बचा कितना? 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 बच रहा है। अब इसमें से बिक गया कितना? इसमें से 80,000 भी बिक गया, तो 80,000 बिक गया, उसका एंट्री तो नहीं करना है बट हम रिड्यूस करके दिखा रहे हैं, तो 1,10,000 माइनस 80,000, 80,000 का बिका है, बचा कितना? 30,000। और बताया जा रहा था कस्टमर कुड नॉट येट डिसाइड एनीथिंग अबाउट द गुड सेल, मतलब बाकी जो 30,000 पड़ा हुआ है कस्टमर के पास, उसके बारे में अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। ये लोग नहीं बता पा रहे हैं कि इन लोगों को रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला हमें क्या करना पड़ेगा? इतने का सेल कैंसिल करना पड़ेगा। 40,000 का सेल तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है, ठीक है, एंट्री के साथ। तो एक बार फिर से यहाँ पर एंट्री करके दिखा देते हैं तुम लोग को। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर सेल्स रिटर्न का एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री, अगर स्टॉक, तुम लोग के पास अगर मेरा नोट लिखा हुआ है तो जरूर देखना, वहां पर लिखा हुआ होगा, अगर हमारा स्टॉक जो अप्रूवल बेसिस पे बेचा गया है वो अगर कम या ज्यादा पे बिक रहा है, ठीक है, मतलब जो प्राइस है उससे कम या ज्यादा पे बिक रहा है तो उसका एंट्री होता है। जैसे कम में बिकेगा तो उसका एंट्री क्या होगा? कम में बिकने से डेटर कम हो जाएगा, तो डेटर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेटर कम होने का मतलब है क्रेडिट हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। ये देखो, सेल्स टू डेटर, अब कितना कम हुआ वो मैंने अभी दिखाया, 76,000 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 करेंगे तो एक्चुअल प्राइस पता चल जाएगा। 76,000 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 जो कि 80,000 हो रहा है, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 5%, एक्चुअल प्राइस माइनस 5%, या फिर यहाँ पर इंटू 5% कर दो तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 4,000 से हमारा सेल का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है, ठीक है। 76,000 तभी आएगा, 80,000 माइनस 76,000 करोगे तो वो 4,000 ही शो करेगा, तो हमारा सेल इतना कम हो गया। तो सेल का नेट डेटा कितना बचा? 1,50,000, उसमें से 40,000 माइनस कर दो। 40,000 माइनस कर दिया, फिर उसमें से हम लोग कितना माइनस करेंगे? 4,000, क्योंकि उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो बच रहा है 1,06,000। और सेल जो हो गया वो कितना हो गया? सेल जो हो गया वो हो रहा है हमारा 76,000, तो माइनस करना पड़ेगा 76,000, तो बचा कितना? 30,000। मतलब ओवरऑल पॉइंट समझो, 1,50,000 का सेल किया था हम लोगों ने, उसमें से वापस कर दिया है 40,000, तो अभी भी कस्टमर के पास रिटर्न के बाद कितना बचा था? 1,10,000, जिसमें से 80,000 वाला स्टॉक भी बिक गया है लेकिन 76,000 में, तो माइनस 80,000, तो अभी कितना बचा है? 30,000, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो उसे कैंसिल करेंगे क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री होगा? सेल्स टू डेटर, ठीक है। सेल्स टू डेटर कितना? 30,000, 30,000 का सेल हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग ट्रेडिंग दिखा रहे थे, यहाँ पर लेस करके लिखेंगे 15 लाख में से सेल्स और रिटर्न
30,000 सेल्स और रिटर्न, इसे सस्पेंस लिख दो क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, तो ये सस्पेंस लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो 15 लाख माइनस 30,000, तो ये हो जाएगा 14,70,000। इसका मतलब हो गया टोटल जो 15 लाख का सेल था उसमें से सेल और अप्रूवल बेसिस का जो 30,000 है उसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया। और बाई स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे, लाइंग विथ कस्टमर। अब कितना स्टॉक है जो कस्टमर के पास है? 30,000। ऑब्वियसली 30,000 का जिसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, अब इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये लोग कॉस्ट प्लस 25% में भेज रहा है, तो 30,000 जो है वो कितने का वैल्यू है? 125 का। मुझे 100 वैल्यू चाहिए, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, तो 24,000 हो गया कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, इसका चाहो तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एंट्री पूछा नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया, ये पूछा है। तो टोटल सेल में से 30,000 का कंफर्मेशन नहीं है तो उसे हटा दो सेल से। एक्चुअली सेल डेबिट करने का मतलब ही तो है लेस कर देना सेल से। ठीक है, और बाकी जो स्टॉक है लाइंग विद कस्टमर उसे क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे जैसे कि हम लोग करते हैं। बस यहाँ पर हमें इसको फाइनल अकाउंट में दिखाने के लिए कहा है। फिर बैलेंस शीट बनाने बोला है, ये भी एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में हो जाएगा। अच्छा, बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर देखते हैं कितना है। देखो सन्ड्री डेटर है, सन्ड्री डेटर यहाँ पर 7,35,000 बता दिया था, ये देखो 7,35,000। ठीक है, अच्छा इसमें से डेटर भी कम होगा जैसे ही हम लोग यहाँ पर कैंसिल करते हैं एंट्री 30,000 के लिए, तो सेल्स टू डेटर ना, तो सेल्स कम डेटर भी कम, तो डेटर से लेस कर देंगे ये वाला सेल ऑन अप्रूवल बेसिस जिसका कंफर्मेशन नहीं है, सेल्स और रिटर्न बेसिस। रिटर्न बेसिस या फिर रिटर्न सस्पेंस भी लिख सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं है। 30,000 तो माइनस कर दो, 7,35,000 माइनस 30,000, तो ये हो गया 7,05,000। ठीक है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक लाइन विथ कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर वही 24,000 हो गया। बस सेम चीज है, बस हमें क्या करना है, इसका लेजर पोस्टिंग यानी फाइनल अकाउंट्स की तरह दिखाना है। सब एक्सट्रैक्ट होगा लाइक ट्रेडिंग बैलेंस शीट, ये वाला हमें इस तरह से करना है। और यहाँ पर जो नया पॉइंट था दैट इज नया नहीं, मतलब ऐसा हम लोगों ने पहले करके रखा है, अगर हमारा सेल जितने में हो रहा है उससे कम में अगर हो, क्योंकि देखो ये 30,000 ढूंढने के लिए हमें लेकिन ये कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए कि टोटल अप्रूवल बेसिस में 1,50,000 था, 40,000 सीधा रिटर्न कर दिया है, काम खत्म, हम लोगों ने रिवर्स एंट्री डाल दिया। बचा कितना? 1,10,000 अभी भी कस्टमर के पास है, जिसमें से 80,000 बिक गया। मैंने 80,000 क्यों माइनस किया? क्योंकि जो बिक रहा है 76 में उसका एंट्री तो अकॉर्डिंग 80,000 हुआ था ना, तो फिर कस्टमर के पास अभी 30,000 बचा हुआ है, लेकिन वो 80,000 76,000 में हम लोगों ने सेल किया। नॉर्मली अप्रूवल का तो कोई एंट्री नहीं होता है, लेकिन अप्रूवल अगर जो प्राइस इंडिकेट था उससे कम या ज्यादा में हो तो फिर एंट्री तो करना पड़ेगा ना। 1,50,000 का 50 में से 40 रिटर्न, वो तो रिवर्स एंट्री करना ही पड़ेगा। लेकिन 80,000 एक्सेप्टेड हुआ है तो उसका कोई एंट्री नहीं होना चाहिए था, लेकिन 80,000 एक्सेप्टेड हुआ है इन 76,000 बाई 76,000, तो 76,000 में हुआ है लेकिन 4,000 कम में हुआ है, और जो ओनर है वो मान चुका है कि हाँ हम 4,000 कम में बेच देंगे, तो फिर उसको अपना क्या करना पड़ेगा, डेटर 4,000 से कम करना पड़ेगा, सेल्स का रिकॉर्ड 4,000 से कम करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो बचा वो कस्टमर के पास है, तो वो कितना है 30,000। उसका मैंने क्या किया, पहले उसका सेल्स का कैंसिल एंट्री कर दिया जैसे हम लोग करते हैं 30,000। उसके बाद फिफ्थ, अगर ये सिर्फ एंट्री बताता देन यहाँ पर हो जाता क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक लाइंग विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, और यहाँ पर 24,000। और 24,000 क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर जो डेटा दिया हुआ है कि कितने परसेंटेज प्रॉफिट लगा के बेचा जाता है, कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, तो ये कॉस्ट और ये प्रॉफिट तो 100 और यहाँ पर 25, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 125। ठीक है, तो 30,000 इक्विवेलेंट टू 125 देन 100 कॉस्ट प्राइस चाहिए क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है, तो 24,000 आ गया। अब इसी चीज को बोला है कि ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में दिखाओ। पीएल तो नहीं बनेगा बिकॉज ये पीएल रिलेटेड क्वेश्चन है ही नहीं, तो ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चन था, सेल बता दिया था, जितना सेल नहीं हुआ उसे कैंसिल कर दो, जो कस्टमर के पास है ऐसे क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो, बैलेंस शीट में उसके हिसाब से ट्रीट करना है। डेटर दिया हुआ था, डेटर को कम कर दो और क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया।
अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा था एनपीओ, तो एनपीओ कर लेते हैं। अच्छा, पहले 2018 से ही कर लेते हैं। सेवेंथ नंबर पे और होना चाहिए। ये रहा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ हुगली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2018 900 एंड रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2019 350। इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड, 50% of donation to be capitalized, 75% of entrance fees are to be capitalized, 8% entrance interest is accrued on investment for 5 months. Tennis table was purchased in 2017 for 30,000, only 22,000 was paid for it till 31st of December 2017। एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। हमें क्या प्रिपेयर करना है? हमें इनकम एक्सपेंडिचर, सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है। बैलेंस शीट बोला है क्या, देख लेते हैं। हाँ, एंड बैलेंस शीट बोला है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने बोला है। ठीक है, तो पहले हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो 2018 हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बट तुम लोग मत लिखो। तुम लोग टेस्ट दे रहे हो तो हम देख रहे हैं, तुम लोग भी लिख रहे हो, बट लिखो मत, नहीं तो यही आदत रह जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st of December 2018। ठीक है। अच्छा, चलो बताओ क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड। तो सैलरी देखो, पेमेंट साइड में सैलरी है, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट तो कैश बुक के तरह होता है, लेकिन हमें एक्रूअल बेसिस पे करना है। इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे होता है। तो सैलरी है 2000। देख लेते हैं क्या सैलरी रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है, नहीं है। तो सैलरी हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 2000 टू सैलरी 2000। अच्छा, उसके बाद रिपेयर्स, क्या रिपेयर्स रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट था, नहीं है। तो टू रिपेयर्स 500, टू रिपेयर्स 500, क्योंकि ये सब डे टू डे का खर्चा है। फर्नीचर बताओ, क्या फर्नीचर आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में? जल्दी बताओ, फर्नीचर आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में? नो मैम। नहीं आएगा। फर्नीचर का क्या आएगा? अगर डेप्रिसिएशन होगा तो वो आएगा ना। फर्नीचर का अगर डेप्रिसिएशन होगा तो वो आएगा। अभी डेप्रिसिएशन तो नहीं दिख रहा है मुझे। सब्सक्रिप्शन, इंश्योरेंस, मिसलेनियस नहीं। अच्छा हाँ, फर्नीचर टेबल टेनिस बोला है, खरीदा है। फर्नीचर के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो छोड़ो, फर्नीचर के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। हम लोग डेप्रिसिएशन भी अभी चार्ज नहीं कर सकेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस 500, क्या मिसलेनियस एक्सपेंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है? हाँ है। ये देखो, मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड क्या हुआ है 90, और मिसलेनियस एक्सपेंस बताया है 500। तो बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा? मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड किया गया है 90, और मिसलेनियस एक्सपेंस बताया गया है 500। तो बताओ क्या एंट्री होगा? इसका अकाउंट बना लो ना, नहीं समझ में आता है तो। ये रहा मिसलेनियस एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड करने से एसेट होगा, तो टू बैलेंस बीडी है ना, कितना हो जाएगा 90। और हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सपेंस पे किया है, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, टू बैंक या कैश कितना हो जाएगा 500। तो बाई पीएल कितना हो जाएगा? मिसलेनियस, ये क्या हो गया? मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड, पेमेंट किया है हम लोगों ने। हाँ, तो टू बैंक ठीक तो लिखा है मैंने 5। अच्छा, क्या और कोई इंफॉर्मेशन है मिसलेनियस रिगार्डिंग? देख लेते हैं। डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन बैंक, नहीं और तो कुछ नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 500 प्रीपेड किया है। एक्सपेंस है, प्रीपेड करने से तो
एक मिनट, ये कौन से ईयर का है? प्रीपेड जो किया है 31 दिसंबर 2018 का ही है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड, प्रीपेड करने से तो लेस होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू 40, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड 90। प्रीपेड किया है तो प्रीपेड करने से तो लेस होता है प्रीपेड। एक मिनट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 500, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगा। एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस अगर अकाउंट हम लोग बना लेते हैं, अच्छा, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग का होता है ना, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग का होगा, देखो इसीलिए नहीं हो रहा था। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग ईयर का होगा। ये कब का डेटा है? ये डेटा है 31 दिसंबर 2018 का, मतलब ईयर एंड का। तो फिर ये बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा, जो प्रीपेड हुआ है एट द एंड हुआ है ना। फिर यहाँ पर आना चाहिए 90 रुपीज, यहाँ पर आना चाहिए। अकाउंट ओपन करेंगे तो सही है, अकाउंट ओपन करेंगे तो इसी तरह से होगा। मेरा एक मिस्टेक ये हुआ कि मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, बट ये ओपनिंग एसेट नहीं है, ये क्लोजिंग एसेट है। बिकॉज ऑफ द डेट 2018, 31 दिसंबर 2018, इट इज ऑल्सो 31 दिसंबर 2018। तो ये ईयर एंड का एडजस्टमेंट है। नॉर्मली एडजस्टमेंट नीचे देता है, इन लोगों ने ऊपर दे दिया, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो ये देखो, टू बैलेंस बीडी यहाँ पर तो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं है, बट बाई बैलेंस सीडी 90 रुपीज, और कैश पे किया हम लोगों ने, टू कैश हो जाएगा। एक्सपेंसेस कितना पे किया है? 500, ठीक है। तो फिर एडजस्ट करके बताओ कितना होगा? बाई पीएल बोल के कितना हो जाएगा? 500 माइनस 90, जैसे प्रीपेड लेस होता है तो 410 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे? 410। अब ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, या फिर डायरेक्टली जैसे तुम लोग प्रीपेड लेस करके लिखते हो वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सही लगे। तो यहाँ पर टू रिपेयर्स कौन सा वाला था? प्रीपेड हमारा टू रिपेयर्स, अच्छा, टू मिसलेनियस एक्सपेंस, टू मिसलेनियस एक्सपेंस 500 लेस प्रीपेड 90। तो 500 माइनस 90 कितना हो गया? 410। अच्छा, नेक्स्ट तुम लोग बताओ क्या होगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बाद है इन्वेस्टमेंट। क्या बताओ, इन्वेस्टमेंट आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट आएगा? इन्वेस्टमेंट आसपे इनकम एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट की है बैलेंस शीट। হ্যাঁ, এটা তো फिक्स्ड एसेट আসবে ना, बट इन्वेस्टमेंट में अगर इनकम हो रहा है तो जरूर आएगा। देखो पॉइंट एफ में बताया है 8% इंटरेस्ट इज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। 8% करके इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, वो एक्रूड हो गया है, 5 मंथ्स का एक्रू हुआ है, तो बाकी मिल गया होगा। तो टोटल पहले बताओ 6000 पे 8% कितना होगा? पहले ये हम लोग को देखना चाहिए कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। 6000 है इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर 8%, 8% इंटरेस्ट, तो 6000 इंटू 8%, 480। अच्छा, और कुछ बोला है यहाँ पर, देख लेते हैं। 8% तो इतना होगा, पहले देख लेते हैं कितना इन लोगों ने पेमेंट, कुछ रिसिप्ट किया है क्या? हाँ किया है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 रिसिप्ट किया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 रिसिप्ट किया है, और इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम बैंक भी है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ बता दिया है ऑलरेडी, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, तो अगर हम लोग इंटरेस्ट का अकाउंट ओपन करेंगे तो भी हो जाएगा। देखो, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो बाई कैश
बाई कैश चाहो तो अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हो, कितना हो गया बाई कैश 100, ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट का अकाउंट। अच्छा अब 8% एक्रू हुआ है फॉर 5 मंथ्स, तो 8% 5 मंथ्स, तो फिर 8000 के ऊपर 8% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5 मंथ्स, तो 5/12 होना चाहिए, देख लेते हैं एक मिनट। इन्वेस्टमेंट है 6000 इंटू 8%, ये देखो कितना हो जाएगा 5 मंथ्स का होगा, ये देखो इस तरह से देखेंगे 6000 इंटू 8%, बोला है 8% इंटरेस्ट मिलेगा कितने दिन के लिए 5 मंथ्स। अब 5 मंथ्स इसीलिए मिलेगा शायद ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में नहीं खरीदा गया था। देखो क्या बोला है 8% इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, मतलब कितना पैसा मिलेगा इस बार इन्वेस्टमेंट से, वो सिर्फ 5 मंथ्स का ही मिलेगा। इसका मतलब ये जब खरीदा गया है तब से लेके 31 दिसंबर तक 5 मंथ से हो रहा होगा, तो हम लोग पूरे मंथ का तो नहीं लगा सकते हैं। तो 6000 इंटू 8% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 बोल रहा है, तो 200 रुपए इन्वेस्टमेंट से इनकम होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हुआ कितना है 100, तो एक्रूट कितना है बताओ, फिर बाकी कितना बचा। देखो समझ में आया क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बता दिया था कितना 6000, कब खरीदा है, परचेज डेट इज मिसिंग, फर्स्ट परचेज डेट मिसिंग है, यहाँ पर बताया है कि 8% इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कितने दिन के लिए मिलेगा 5 मंथ्स। इसका मतलब ये जब खरीदा गया है उसके बाद से 5 मंथ ही हो रहा है 31 दिसंबर, मतलब कब खरीदा गया होगा, प्रोबेबली सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं अगस्त में खरीदा होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त से दिसंबर तक होता है 5 मंथ्स। इसका मतलब ये कब खरीदा गया है, अगस्त में खरीदा गया है, तो अगस्त से दिसंबर तक 5 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड होगा, तो 200 रुपए इंटरेस्ट मिलने चाहिए, लेकिन मिला है कितना 100, तो एक्रूड कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200 में से अगर 100 मिल गया तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। बोलो। বুঝতে পারলে না নাকি? हेलो। কেউ কিছুই বলবে না, আমি শুধু বলে যাব। আরে কিছু হ্যাঁ হুঁ তো বলো, যে হ্যাঁ বুঝতে পারলাম কি পারলাম না। हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम 200, यहाँ पर देखो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है 200, अब इस पे कोई दिया हुआ है, हाँ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू रह गया है, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हो जाएगा 200, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ड्यू रह गया है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग कितना है 40, तो यहाँ पर 40 लिख देंगे, तो ये कितना हो गया 240। अच्छा उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद टेनिस टेबल, तो टेनिस टेबल तो एक क्या होता है फिक्स्ड एसेट होता है, लेकिन इसका कुछ दिया हुआ है, टेनिस टेबल परचेज हुआ है 2017 में 30,000 का, ओनली 22,000 वाज पेड टिल 31 दिसंबर 2017, ठीक है, तो ये तो पेमेंट के बारे में बताया, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कुछ डेप्रिसिएशन निकल के आएगा, जो टेनिस टेबल जो खरीदा गया है उसका 30,000 का खर्चा था, ठीक है, उसमें से 22,000 पे किया गया है 31 दिसंबर 2017 तक, तो बचा कितना 8,000, देखो 8,000 यहाँ पर शो हो रहा है, 8,000 इस साल पेमेंट हुआ है, ये टेनिस टेबल का पेमेंट 2 साल तक इन लोगों ने किया है, एक साल 22,000 दूसरे साल 8,000 ये बताया, बट इसका पेमेंट जो है ये कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा पीएल में। स्टेशनरी 150, तो हम लोग लिख देंगे स्टेशनरी 150, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टू स्टेशनरी
स्टेशनरी 150 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, स्टेशनरी के बाद क्या है, ड्रामा एक्सपेंस 500, ये भी लिख देते हैं, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। टू ड्रामा एक्सपेंस, ड्रामा एक्सपेंस 500। अच्छा, अब कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये तो बैलेंस शीट में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये दोनों ओपनिंग में। अब डोनेशन, डोनेशन का कुछ बोला था, आधा आधा 50% कैपिटलाइज्ड करना है, तो बाकी 50% इनकम दिखाएंगे, तो 5000 का 50% 2500, तो बाई डोनेशन, बाई डोनेशन 2500, 2500 ये इनकम दिखा देंगे, जो कैपिटलाइज नहीं करना है, आधा आधा। सब्सक्रिप्शन, इसका कुछ करना पड़ेगा हमें, एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 12000, तो यहीं पर हम अकाउंट दिखा देते हैं। देखो, सब्सक्रिप्शन का हम लोगों ने रिसिप्ट किया है, तो बाई कैश, बाई कैश कितना हो जाएगा, जैसे मैंने अकाउंट सिखाया था तुम लोगों को, 12000, ठीक है। अच्छा, ये सब्सक्रिप्शन एरियर बाकी है, इनकम बाकी है 2018 का 900, और एडवांस किया हुआ है 350, ये 2019 का एडवांस किया हुआ है 350, तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी ओपनिंग इधर होगा और ये क्लोजिंग इधर होगा, तो टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा 350, और जो ओपनिंग एसेट है, ओपनिंग नहीं सॉरी क्लोजिंग एसेट है, कितना है 900, 2018 का एंड में है, तो बाई बैलेंस CD 900, तो कितना हो जाएगा 12000 प्लस 900 माइनस 350, तो ये हो जाएगा 12550 2PL करके, ठीक है। 12550, इन दोनों का ओपनिंग कुछ भी नहीं है, तो PL यानी इनकम एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर लिखो, 12550 चला जाएगा, 12550, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन 12550। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद है एंट्रांस फीस, क्या एंट्रांस फीस का भी कुछ बोला है, 75% कैपिटलाइज करना है, तो 25% इनकम दिखाएंगे, 25% इनकम दिखाएंगे, तो 1000 का 25% बाई एंट्रांस फीस 1000 का 25%, ये 2500 होना चाहिए, 250 होना चाहिए शायद, देख लेते हैं। 1000 का 25%, हाँ 250। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये शायद मैंने दिखा दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पहले दिखा दिया। इंटरेस्ट रिसिप्ट फ्रॉम बैंक, ये लिख देते हैं, ये तो इनकम है, बाई इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, ये बताया है 400, ये पूरा ही लिख देंगे, इसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। अच्छा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 150, सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स तो 1050, ये दोनों भी इनकम हो जाएगा, बाई सेल ऑफ ओल्ड पेपर न्यूज़पेपर्स, ठीक है, न्यूज़पेपर लिख लो तुम लोग, और बाई इनकम फ्रॉम ड्रामा टिकट, इनकम फ्रॉम ड्रामा टिकट्स। अच्छा, ये है 1050 था शायद, 1050। चलो, इनकम एक्सपेंडिचर बन चुका है, अब हम लोग इसका देख लेते हैं क्या आता है, सरप्लस या फिर डेफिसिट। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस नहीं लिखना है, 200 2500 12550 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 150 प्लस 1050 17,100। अच्छा, 17,100, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, 12,550 2,500, अच्छा 250, फिर 200, अच्छा उसके बाद 400 150 400 150 1050, ठीक है, मेरा टोटल अगर सही हुआ है तो ठीक है, 17100। अच्छा, अब माइनस करेंगे, 2000 माइनस 500 माइनस 410 माइनस 240 माइनस 150 माइनस 500, तो सरप्लस आया है 13,300, टू सरप्लस 13,300 बैलेंसिंग फिगर, ये वाला आ गया। अच्छा, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा।
तो एक वर्किंग नोट चाहिए हमें फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश, बैंक, ये तो हम लोगों ने देखा, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में था, ये रहा। ओपनिंग 4000 एंड 10,000, 4000 और 10,000। टेबल टेनिस खरीदा था, वो लिखा हुआ था ना, टेबल टेनिस, ये देखो टेबल टेनिस खरीदा गया है 30,000 का, कब? 2017 में। तो एसेट तो 30,000 का ही रिकॉर्ड होगा, पेमेंट कभी भी करो उससे कोई मतलब नहीं है। एसेट खरीदा है हम लोगों ने तो ये तो आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, और 2017 का तो कोई भी डेटा हमारे पास वैसे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में 2017 का कोई भी डेटा नहीं दिया, सारा का सारा ये जो भी है ये पूरा 2018 रिलेटेड ही दिया। ये देखो 18, ये 19, और ऐसे ही ऊपर बता ही दिया, ये भी 18 रिलेटेड, ये भी 18, ये भी, ये सारा डेटा 18 रिलेटेड है। सिर्फ यहाँ पर एक 2017 का मिल गया, और यहाँ पर ओपनिंग कैश एट बैंक बैलेंस ये हमें मिल गया। अच्छा, क्रेडिटर एक लिखना पड़ेगा। कैसे क्रेडिटर जनरेट होगा? अगर हम लोगों ने टेबल टेनिस का पूरा पेमेंट नहीं किया है, जितना किया है बाकी का क्रेडिटर जनरेट हुआ होगा। 30,000 में 22 अगर हम लोगों ने पेमेंट कर दिया तो लाइबिलिटी कितने का बचा? क्रेडिटर बच जाएगा फॉर टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जिन लोगों से खरीदा था उन लोगों का पेमेंट हम लोगों ने पूरा नहीं किया है, तो ये 8,000 बच रहा है। 30,000 में 22,000 किया था, तो बाकी कैपिटल बन जाएगा। कैपिटल फंड लिखना पड़ता है हमने, बैलेंसिंग फिगर देख लेंगे कितना होगा। 30, 40, 44,000, 44 माइनस 8, 36,000, 44,000। अब फाइनल बैलेंस शीट बनेगा। अच्छा, बैलेंस शीट एज ऑन 31st ऑफ डिसम्बर, as on 31st of December 2018। अच्छा, फर्नीचर, सबसे पहले फर्नीचर लिखा है मैंने। फर्नीचर वहां देखा था हम लोगों ने, खरीदा है। ये देखो पेमेंट साइड से देखते हैं, सैलरी नहीं आता है, रिपेयर नहीं आता है, फर्नीचर आएगा। कितना है? 6,000 विदाउट एनी डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में, तो लिख देते हैं 6,000। अच्छा, नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंस, इसका पार्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कितना है? 6,000, तो ये लिख देंगे। टेबल टेनिस भी लिख देंगे। टेबल टेनिस इस बार 8,000 पेमेंट हुआ है, बट टेबल टेनिस टोटल 30,000 का है विदाउट एनी डेप्रिसिएशन, तो टेबल टेनिस भी लिख लेते हैं। टेबल टेनिस है 30,000, कोई डेप्रिसिएशन का बात कहा नहीं है, तो फिर नहीं लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो बेचा नहीं हम लोगों ने, इन्वेस्टमेंट 6,000 का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या क्या एक्रूड आया वो देख लेते हैं। देखो, अब पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या पेमेंट साइड में और कुछ है हमारा। हाँ, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों आ जाएगा। 2650 7,200 यहाँ पर लिखते हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 2650 और कैश एट बैंक 7200, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी देख लो, स्टेशनरी वगैरह ये सब तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ हमारा कुछ एक्रूड वगैरह था वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि सब्सक्रिप्शन हमारा एरियर है 2018 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 900, ये हमारा एसेट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 900। अच्छा, और देख लेते हैं एडजस्टमेंट में और क्या क्या है। ये तो एडवांस है, ये लाइबिलिटी हो जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन 350, एडवांस सब्सक्रिप्शन 350, ये लाइबिलिटी हो गया। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू, तो ये भी लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 40 रुपीज, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 40 रुपीज हो गया। अच्छा, मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड, ये एसेट है। प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंस 90, क्योंकि सब 2018 का है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, 50% डोनेशन और 50% 75% एंट्रांस फीस कैपिटलाइज्ड करना है, कर देंगे। अच्छा, 8% इंटरेस्ट जो है वो एक्रू हुआ है लेकिन नहीं मिला। कैसे पता चला नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर दिखा है हमें 100 मिला है रिसिप्ट में, तो फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा 100, बस और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल फंड जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, प्लस इसमें सरप्लस लगाएंगे, और जो यहाँ पर कैपिटल फंड कितना आया था 36,000, और बाकी तो एंट्रांस फीस ये सब ऐड करेंगे। अच्छा, एंट्रांस फीस 750 75% था, और डोनेशन 50%।
तो वो 2500 था, और सरप्लस ऐड करेंगे, कितना है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, सरप्लस कितना है? 13,300। अब बोथ साइड हमें टोटल कर लेना है। 6,000 प्लस 30,000, 6 6 12, 12 और 30, 42,000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 2650 प्लस 7200, तो ये हो गया 52,940। अच्छा, 36,000 प्लस 750 प्लस 2500 प्लस 13,300, 52,550। अच्छा, 52,000, अरे यहीं पर इतना ज़्यादा आ गया, 52,550। अच्छा हाँ, हो जाएगा शायद। 350 प्लस 40, हाँ 52,000 हो गया है, 940, 52,940 इन आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। बस, क्वेश्चन आसान था बट थोड़ा सा पढ़ने में हमें देखना चाहिए था। वैसे ये जल्दी हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर का कोई इन्फॉर्मेशन खास है ही नहीं, जो भी है 2018 का है। इसीलिए जो हमारा ये बना वर्किंग नोट फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट, वो बहुत ही छोटा सा बना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 2018 का कंप्लीट कर लिया एनपीओ। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है। 2018 2017 देख लेते हैं, 2017 में क्या है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पार्क व्यू क्लब, ठीक है। पार्क व्यू क्लब, क्वेश्चन नंबर कितना है, पता नहीं कैसे दिया हुआ है। अच्छा, पार्क व्यू क्लब इन रेस्पेक्ट ऑफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, रिसिप्ट दिया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 3 साल का दिया हुआ है, मतलब प्रीवियस, करेंट एंड फ्यूचर, नेट कैश रियलाइज्ड फ्रॉम स्पोर्ट्स मीट ये दिया हुआ है, सैलरीज, स्टेशनरी परचेज, रेंट, टेलीफोन, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। अच्छा, 500 करके एनुअल सब्सक्रिप्शन इन लोगों ने पे किया है, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 3,500 ऑन 31 मार्च 2017, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, अच्छा 2 साल का दिया हुआ है, यहाँ पर लिखने का कंडीशन बहुत ही अजीब सा है। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 का बिल्डिंग का बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख, इट वाज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट 5%, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 31 मार्च 20 lakh on 31st of March 2017, income accrued on investment purchase, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st of March 2017, balance sheet as on that date, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये रिसिप्ट पेमेंट देखते हुए करना स्टार्ट करते हैं, लाइक सैलरी से स्टार्ट करते हैं, पेमेंट साइड से। अच्छा, 2017 इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू सैलरी, पहले पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करते हैं। तो सैलरी 2,08,000, सैलरी का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। टेलीफोन बिल का है, सन्ड्री एक्सपेंस, बट सैलरी का तो मुझे नहीं दिखा कोई भी एडजस्टमेंट, तो सैलरी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये डायरेक्टली लिख देंगे 2,08,000। उसके बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी का एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर टू स्टेशनरी लिखते हैं। स्टेशनरी कितना है? स्टेशनरी है 40,000। अच्छा, 40,000 का परचेज हुआ है, अब एडजस्टमेंट क्या है देख लेते हैं।
आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस, अच्छा पॉइंट डी में है, देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यहाँ पर हम दिखा देते हैं कैसे तुम लोग कर सकते हो इसका अकाउंटिंग। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2016 5000, मतलब ओपनिंग स्टॉक 5000 और क्लोजिंग स्टॉक है 9000, और हम लोगों ने स्टेशनरी और भी परचेस किया है कितने का, 40,000 का। तो क्या होगा इसका एडजस्टमेंट, तो ये देखो 5,000 पहले से था और भी हम लोगों ने कितना परचेस किया है, 40,000 परचेस किया है, तो टोटल कितना बन गया है 45,000, लेकिन यहाँ पर बच कितना रहा है 9,000, मतलब ये टू बैलेंस बीडी स्टेशनरी का, ये बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा ये परचेस किया है तो स्टेशनरी टू कैश या फिर बैंक, तो बाई पीएल मतलब कंजम्पशन कितना हुआ, 5,000 पहले से था, 40,000 का और खरीद लिया, लेकिन बचा हुआ है 9,000, तो कंजम्पशन कितना हुआ 36,000, ठीक है। तो पीएल मतलब बार बार हम पीएल लिख दे रहे हैं, सॉरी, ये इनकम एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा 36,000, तो यहाँ पर भी हम लोग चाहे तो दिखा सकते हैं, ठीक है। प्लस दिखा देंगे ओपनिंग बैलेंस, अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ भी दिखा सकते हो, 5,000 लेस कर देंगे क्लोजिंग, तो कंजम्पशन पता चल जाएगा 9,000, तो कंजम्पशन हो गया 36,000, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर स्टेशनरी के बाद कौन सा डेटा है देख लेते हैं। स्टेशनरी के बाद रेंट है 60,000, रेंट का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो टू रेंट 60,000। उसके बाद है टेलीफोन बिल, जिसका एडजस्टमेंट था, टेलीफोन बिल 10,000 है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल है 3,500, तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, नहीं पेमेंट किया है, तो सिंपल ऐड कर दो टेलीफोन बिल। हम लोगों ने 10,000 तो पे किया है, और भी कितना पे करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग और भी पे करना पड़ेगा 3,500, तो 13,500। अच्छा 13,500 हो गया। के बाद है इन्वेस्टमेंट, ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, लेकिन इस रिगार्डिंग कोई इनकम वगैरह है तो लिख सकते हैं, तो देखेंगे रिसिप्ट साइड में जब जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट इनकम है कि नहीं। अच्छा उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस 90 to 500, सन्ड्री एक्सपेंस का भी एडजस्टमेंट था, ये देखो टोटल हुआ है सन्ड्री एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग है 7,000, ठीक है, तो सन्ड्री एक्सपेंस टोटल है 92,500, ये देखो यहाँ पर दिखाया है सन्ड्री एक्सपेंस 92,500, इसका अगर अकाउंटिंग करो तो ये देखो सन्ड्री एक्सपेंस पे कितना किया है 92,500, तो ये कैश हो जाएगा, टू कैश सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस कब का है 31 मार्च 2016 का है, बट हम लोग तो इनकम एक्सपेंडिचर 17 का बता रहे, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होगा, तो ये ओपनिंग लाइबिलिटी है, कितना है 7,000, ठीक है। तो फिर इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो 92,500 माइनस 7,000, तो ये हो गया 85,500। आउटस्टैंडिंग है तो क्या हुआ, ऐड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का नहीं है, 2017 का नहीं है, और अकाउंटिंग पोस्ट करोगे तो दिख भी जाएगा तुम लोगों को, तो ये माइनस ही हो रहा है, 92,500 माइनस 7,000 85,500। अब हम यहाँ पर इसे लिख देते हैं, टू सन्ड्री एक्सपेंस 92,500 लेस आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहाँ पर लिख देते हैं 2016 का, ठीक है, आउटस्टैंडिंग होने से ही ऐड होगा ऐसा बात लेकिन नहीं होता है, तो 85,500। और आगे क्या इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस बस, और तो कुछ नहीं दिख रहा, क्लोजिंग बैलेंस कैश का होगा। अब रिसिप्ट साइड चलते हैं, ओपनिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, सब्सक्रिप्शन का हमें एंट्री देखना पड़ेगा, एडजस्ट करने के बाद कितना आएगा, नेट कैश रियलाइज्ड फ्रॉम स्पोर्ट्स मीट, ये लिखना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स मीट 1,55,000, ये लिख लेते हैं, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स मीट बाई इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स मीट 1,55,000, ठीक है। अच्छा बाई इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने बोला था कि इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर हमें मिल जाए तो हम लोग लिख देंगे, था उधर इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने परचेस किया था। अब ये देखो इनकम रिसिप्ट दिखा रहा है 1 लाख, अब इन्वेस्टमेंट तो रिसिप्ट नहीं होगा, ये यहाँ पर देखो थोड़ा सा हेजी हो गया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये लैंग्वेज यहाँ पर ना हेजी हो गया है, तो ये इनकम हुआ है 1 लाख, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1 लाख। अच्छा अब सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, बाई सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन का अकाउंट मैंने तुम लोग को सिखाया था कैसे ओपन करना है, वैसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का देखो क्या लिखे हम लोग यहाँ पर, अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, तो इसका अगर इनकम रिसीवेबल है तो एसेट होगा। रिसिप्ट किया है हम लोगों ने टोटल ये बाय कैश 1,55,000, जिसमें से ये प्रीवियस ईयर का है, तो ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था ऑब्वियसली, टू बैलेंस बीडी 4,500 और ये 7,500 ये एडवांस किया हुआ है, तो ये लाइबिलिटी टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 7,500। अब 7,500 इधर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या कुछ दिया हुआ था, 450 मेंबर है जो लोग 500 एनुअल सब्सक्रिप्शन देंगे, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल के कितना जानना चाहिए, डायरेक्टली 450 मेंबर से 500 करके हमें 2,25,000 रिसीव हो जाना चाहिए, 2,25,000, ठीक है। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बता दिया है 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर 5,000 बताया है, तो ये एक्चुअली 4,500 नहीं होगा, ये इसका मतलब 5,000 होगा, ये इसका मतलब 5,000 होगा, क्वेश्चन में बता दिया है, तो 5,000 लिखेंगे। ये देखो 5,000, इसका मतलब 5,000 में से 4,500 रिसिप्ट हुआ है, तो बाकी और भी बचा होगा कितना 500, ठीक है, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है क्लास में, ये 500 बच रहा है, ठीक है, बाकी हम लोग देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 5,000 प्लस 225,000 प्लस 7,500, यहाँ पर टोटल 2,37,500 माइनस 155,000 माइनस 500, यहाँ पर हो जाएगा 82,000, ठीक है। जो भी हो, यहाँ पर जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए वो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 450 मेंबर से 500 करके 2,25,000 मिलेगा, तो ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इसका जरूरत नहीं है कि इसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए, बाकी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने क्लास में किया था। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं 450 इंटू 500, 2,25,000। अच्छा, और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस बिल्डिंग स्टूड इन द बुक्स। अच्छा, डेप्रिशिएशन, अच्छा डेप्रिशिएशन 31 मार्च 2016 बिल्डिंग का वैल्यू है 10 लाख एंड इट वाज सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएटेड 5%, तो बिल्डिंग में डेप्रिशिएशन लगाना पड़ेगा 5%, तो 10 लाख पे 5% कितना हो जाएगा 50,000, तो डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग टू डेप्रिशिएशन 50,000, डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग हो गया 50,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 20 लाख, ऑन 31 मार्च 2017 इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 3,750, यानी और एक इन्वेस्टमेंट खरीदा गया था जिसका इंटरेस्ट मिला है 3,750, मतलब एक्रूड हुआ है लेकिन नहीं मिला। कब का एक्रू है 31 मार्च 2017, मतलब इस ईयर का ही है, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा बाई एक्रूड इंटरेस्ट बोल के 3,750, बाई एक्रूड इंटरेस्ट 3,750 यहाँ पर लिख देते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर ऐड करके भी लिख सकते थे, अब जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं बाई एक्रूड इंटरेस्ट 3,750। अच्छा, अब हम लोग इसका टोटल करेंगे, तो देखो कितना होता है 155,000 प्लस 1 लाख प्लस 225,000 प्लस 3,750, 4,83,750, 4,83,750। अच्छा, टू सरप्लस माइनस 85500 माइनस 50,000, अच्छा माइनस 13,500 माइनस 60,000 माइनस 36,000 माइनस 2,08,000, तो ये हो गया 30,750 सरप्लस, 30,750, 4,83,750,
ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस शीट बनेगा तो एक फाइनल ईयर का बनेगा, फाइनल बैलेंस शीट, और एक ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 का यहाँ पर पहले बना लेते हैं, और पीछे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में कौन कौन सा डेटा लिखेंगे, तो फिर से हम लोग पेमेंट साइड से ही देखते हैं। सैलरी, स्टेशनरी, रेंट, टेलीफोन, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट 1,25,000 प्लस यहाँ नीचे दिया हुआ है देखो 20 लाख का हम लोगों ने और खरीदा है, तो टोटल हो जाएगा 21,25,000। ये देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, इस जगह पे लिख ले, हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट था पहले से था 1,25,000, एड परचेज कर देते हैं, परचेज 20 लाख, 21,25,000। ठीक है। अच्छा, और इधर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा, अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट के बाद सन्ड्री एक्सपेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस 45,000, तो यहाँ पर कैश लिख लेंगे 45,000, कैश 45,000। रिसिप्ट में ओपनिंग बैलेंस कैश का तो 1,02,500 यहाँ लिखेंगे, कैश 1,02,500। अच्छा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 15-16 का 4,500, जिसमें आउटस्टैंडिंग है कितना 5,000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा 5,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000, जिसका 4,500 अभी रिसीव हुआ है। अच्छा, अब एडवांस है 17-18 का 7,500, एडवांस है 17-18 का, ये लाइबिलिटी हो जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,500, 7,500। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते नीचे, ये तो हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। देयर वॉज आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 31 मार्च 2017, तो आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 3,500। अच्छा, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल करेंट ईयर का है 3,500। अच्छा, उसके बाद बोला है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 31 मार्च 2016 का, मतलब प्रीवियस ईयर का कितना है 7,000, तो ये इसमें जाएगा। आउटस्टैंडिंग किस चीज का था, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस है 7,000। अच्छा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2016 5,000, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक कितना है 5,000, और उधर स्टॉक हो जाएगा 9,000 स्टेशनरी का, स्टॉक 9,000, स्टेशनरी का स्टॉक 9,000। अच्छा, उसके बाद 31 मार्च 2016 बिल्डिंग का वैल्यू है 10 लाख, 31 मार्च 2016 मतलब प्रीवियस ईयर का बिल्डिंग 10 लाख, और इस बार डेप्रिसिएशन हुआ है 50,000 का, बाकी अमाउंट लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग 10 लाख माइनस 10,000 डेप्रिसिएशन, सॉरी 50,000, तो 9,50,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट स्टूड ऑन 31 मार्च 2016 20 लाख। अच्छा, पहले से 20 लाख था। अच्छा, ये परचेज नहीं है, ये परचेज होगा। अच्छा, ये टोटल करके जस्ट लिख दो, ये तो पहले से ही 20 लाख था, इसका डेट मैंने नहीं देखा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 20 लाख पहले से था, इन्वेस्टमेंट 20 लाख पहले से था, और इस बार हम लोगों ने वो खरीदा है। ठीक है, तो परचेज अगर लिखना है तो उल्टा लिखना पड़ेगा, मैंने जो अमाउंट लिखा था उसका उल्टा लिखना पड़ेगा। अच्छा, और बाकी तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। और इन्वेस्ट एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था 3,750, इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू, अच्छा ड्यूरिंग द ईयर जो खरीदा है उसमें 3,750 आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इनकम 3,750। अच्छा, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। 10 लाख 20 लाख 30 लाख 30 लाख 10,000 30 लाख 10,000
प्लस 102500। अच्छा, ये हो गया 31,12,500। 31,12,500 माइनस 7,000, 31,05500, ये हो जाएगा कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, ये कैपिटल फंड यहाँ पर ऐड करेंगे और उसमें सरप्लस कैपिटल फंड 31,05500, 31,05500 ऐड कर देते हैं इसमें सरप्लस। सरप्लस है 30,000, कितना आया 30,750, 31,36,250 प्लस 3,500 प्लस 7,500। अच्छा, 31,47,250 माइनस करके देख लेते टैली होता है कि नहीं। 45,000, 9,000, 3,750, 21,25,000 माइनस 9,500, नहीं टैली हुआ। 14,500, ये क्या बच गया? सब्सक्रिप्शन, ओ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, वो नहीं लिखा मैंने। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट कर रहे थे तब फिर छोड़ दिया। देखो 4,500 में से अगर 5,000 में 4,500 मिला है तो फिर 500 तो वो बाकी रह रहा है, ठीक है। और बाकी देखते हैं, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी आ जाएगा ना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि प्रीवियस ईयर का 500 बाकी रह रहा है, प्रीवियस ईयर का 500 बाकी रह रहा है, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे कर रहे थे वैसे कर लेना चाहिए तो हो जाएगा। ये देखो टू बैलेंस बीडी 5,000 बाकी था। अच्छा, जब रिसीव हुआ बाई कैश कितना रिसीव हुआ? 4,500, इसमें से 4,500 तो बाकी कितना रह गया? बाई बैलेंस सीडी 500 बाकी रह गया। अच्छा, करेंट ईयर का कितना रिसीव किया हम लोगों ने? उसके नीचे 2,11,000, बट होना कितना चाहिए था? 2,25,000 जो आया था 450 इंटू, इस तरह से 450 इंटू 500 करके, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर एडवांस कितना किया है? 7,500, ये 7,500। अब यहाँ इधर दोनों साइड बैलेंस करने से ही पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे तो 14,000 आ रहा है, अगर देखो तो ये देखो 2,25,000 मिलना चाहिए था, मिला है 2,11,000, तो बैलेंस करोगे तो 14,000 आ जाएगा। देख लेते हैं दोनों साइड बैलेंस करके 14,000 आता है कि नहीं। 5,000 प्लस 225,000 प्लस 7,500 माइनस 4,500 माइनस 211,000 माइनस 7,500, तो ये 14,500 टोटल आ रहा है, जिसमें 500 प्रीवियस ईयर का और यहाँ पर 14,000। तो इसका अकाउंट बनाओगे तो मिल जाएगा इस तरह से 14,500 आएगा, ठीक है। तो 14,500 लिख देते हैं और देख लेते हैं टैली होता है कि नहीं। अच्छा, प्लस 14,000, 14,500, तो इतना ही गैप आया था, ठीक है। 31,47,250 इतने का ही गैप आया था हमारा आंसर में, ठीक है। तो ये टैली हो गया 2017 का भी। अच्छा, ये है 2019, ये भी करवा देते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक इंटरेस्ट, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, बार रूम रिसिप्ट, सेल ऑफ इक्विपमेंट, प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है रेमुनरेशन टू कोच, ग्राउंड मैन सैलरी, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, बार रूम एक्सपेंस, ग्राउंड रेंट, नाइट क्लब एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सब दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन ड्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इक्विपमेंट, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, बस इतना ही प्रिपेयर करना है हम लोगों को। टू 2019 इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
अच्छा, पहले रेम्यूनरेशन से स्टार्ट करते हैं। रेम्यूनरेशन टू कोच कितना दिया हुआ है? 6000। अच्छा, इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। देख लो एडजस्टमेंट किस चीज का दिया हुआ है यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन, प्रिंटिंग स्टेशनरी और इक्विपमेंट, बस, और किसी भी चीज का एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसका मतलब बाकी चीज हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे कि रेम्यूनरेशन टू कोच, रेम्यूनरेशन टू कोच हम एकदम शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखने में लेंदी है बट उतना एडजस्टमेंट नहीं है। ग्राउंड मैन सैलरी, ये भी डायरेक्टली पुट हो जाएगा। $2500। नेक्स्ट है परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ये तो एसेट में जाना चाहिए, तो इसका हम लोग देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना होगा, वो हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाद में नीचे देख लेते हैं एडजस्टमेंट। परचेज क्या है? 15,500, और पहले से इक्विपमेंट कितना था? 8,000। ये देखो, अगर इक्विपमेंट का अकाउंट बनाओगे तो 8,000 ओपनिंग है, और परचेज कितना क्या है? 15,500। तो 8,000 प्लस 15,500, तो टोटल कितना होना चाहिए? 23,500, जबकि 17,500 क्लोजिंग दिख रहा है। इसका मतलब कितना डेप्रिसिएशन हुआ है? 6,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है। ये हम लोग लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट हो जाएगा 6,000। एक मिनट देख लेते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी 5,200। अच्छा, मैंने अमाउंट गलत लिख दिया शायद, 15,500 नहीं है, देख लेते हैं। 8,000 ओपनिंग है, 8,000 ओपनिंग है, और ये कितना है? हाँ, 15,500 ही तो है। 15,500। अच्छा, सेल भी हुआ है। अच्छा, सेल भी हुआ है, इसीलिए नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पर देख लेते, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट, 800 का सेल ऑफ इक्विपमेंट हुआ है। तो इसका अगर एक ये बना लेते हैं हम लोग अकाउंट्स, तो देखो हो जाएगा। इक्विपमेंट नीचे बना लेते हैं, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का ये देखो, टू बैलेंस बी डी, ये ओपनिंग 8,000 था, बाई बैलेंस सी डी 17,500, और करंट ईयर परचेज हुआ है टू बैंक बोल के 15,500। ये मैंने किया, और उसके बाद यहाँ पर बैलेंस निकाला, बट एक चीज रॉन्ग हो गया, वहां पर सेल भी हुआ है। तो सेल होने से बाई बैंक कितने का सेल हुआ है? 800। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो हमारा बैलेंस आ रहा है 5,200 बाई डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन हो जाएगा 5,200, इस तरह से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट 5,200। अच्छा, नेक्स्ट डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट के बाद बार रूम एक्सपेंसेस। तो बार रूम एक्सपेंसेस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2,000 लिख देंगे। ग्राउंड रेंट 4,500, नाइट क्लब 4,800, प्रिंटिंग स्टेशनरी में एडजस्टमेंट है, उसके पहले तक हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, टू बार रूम एक्सपेंस, टू बार रूम एक्सपेंस, टू बार रूम एक्सपेंस 2,000। टू गोडाउन रेंट, शायद गोडाउन रेंट ही था, गोडाउन रेंट 4,500, गोडाउन रेंट 4,500। अच्छा, उसके बाद नाइट क्लब एक्सपेंस 4,000, एक्सपेंस 4,000, नाइट क्लब एक्सपेंस 4,800। अच्छा, उसके बाद 4,800 नाइट क्लब एक्सपेंस, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जिसमें एडजस्टमेंट है 2,500 का हम लोगों ने परचेज किया है, और आउटस्टैंडिंग था 1,000 प्रीवियसली। अब इसका अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 1,000, ये ओपनिंग लाइबिलिटी, अच्छा ये इधर लिख दिया मैंने, सॉरी, लाइबिलिटी है तो 1,000 इधर चला जाएगा और 800 इधर चला जाएगा, और पेमेंट जो किया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। तो टू बैंक बोल के कौन सा अमाउंट आएगा? जो हम लोगों ने पेमेंट किया है। और प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए कितना पेमेंट किया है? 2,500। अब देख लो, 2,500 प्लस 800 माइनस 1,000, तो इसका आंसर आएगा 2,300। मतलब हमें इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा 2,300। इसका अकाउंट बना के तुम लोग को नोट्स बोल के लिख देना है 2,300। लाइबिलिटी होता है, पता है ये सब तुम लोग को, 2,300 हो जाएगा। तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वर्किंग नोट बना लेना 2,300। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। रिपेयर टू इक्विपमेंट 4,500, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, लिख सकते हैं रिपेयर टू इक्विपमेंट 4,500, टू रिपेयर 4,500। अच्छा,
कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैश इन हैंड कैश एट में बैंक इंटरेस्ट 500, एंट्रांस फीस 5000। बाई बैंक इंटरेस्ट, बाई बैंक इंटरेस्ट 500 बाई एंट्रांस फीस। अच्छा, इसका देख लेते कुछ था क्या। एंट्रांस फीस है 5000। अच्छा, कुछ बोला तो नहीं था एंट्रांस फीस के बारे में, कैपिटलाइज करना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग इसे एज ए इनकम दिखा देंगे। एंट्रांस फीस इनकम 5000। अच्छा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन 25000, इसका कोई एडजस्टमेंट है तो करना पड़ेगा, नॉर्मली तो रहता है, देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन 25000 मिला है। अच्छा, अब इसका देख लेते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन ड्यू 1500 एंड 1000, मतलब एसेट ओपनिंग, ये देखो इधर ऐसे करेंगे 1500 और यहाँ पर क्लोजिंग एसेट 1000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है 25000, तो ये 25000, तो 25000 प्लस 1000 6000 माइनस 1500, तो ये हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में 24500। इसका भी वर्किंग नोट इस तरह से बना सकते हो, क्या लिखना है वो तो तुम लोग को पता ही है, 24500 टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी और बाई कैश लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 24500, इसका वर्किंग नोट नंबर 2 बना लो, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बाद देख लेते हैं। बार रूम रिसिप्ट 4000, अच्छा, बाई बार रूम रिसिप्ट, बार रूम रिसिप्ट 4000। अच्छा, प्रोसीड्स ऑफ, अच्छा सेल ऑफ इक्विपमेंट, जो हम लोगों ने इक्विपमेंट में एडजस्ट करके दिखा दिया। सेल ऑफ इक्विपमेंट तो यहाँ नहीं आता, इक्विपमेंट बेच के प्रॉफिट या लॉस होता है तभी आता है, और वो ऑलरेडी हम लोगों ने अपने जो इक्विपमेंट अकाउंट है वहां पर शो कर दिया है। प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब 10800 बाई प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब, नाइट क्लब 10800, बस और कुछ नहीं है। इसका टोटल करेंगे और देखेंगे कितना सरप्लस हो रहा है। 500 प्लस 5000 प्लस 24500 प्लस 4000 प्लस 10800, 44800 माइनस 4500 माइनस 2300 माइनस 4800 माइनस 4500 माइनस 2000 माइनस 5200 और माइनस 2500 माइनस 6000। अच्छा, 13000 सरप्लस आ गया, 13000 44800। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगा या क्लोजिंग भी बन जाएगा शायद, देख लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट भी छोटा सा ही बनेगा, बोला भी नहीं, और क्या बनेगा, कुछ नहीं। बैलेंस शीट 31 ऑफ मार्च यहाँ लिख लेते हैं, बैलेंस शीट 31 ऑफ मार्च 2018। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा बैलेंस शीट में, एक तो इक्विपमेंट आ जाएगा। इक्विपमेंट कितना 17500, ये देखो दिख रहा है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट 17500 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली यहाँ से लिख देंगे। अच्छा, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800, इधर लिखेंगे लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 800। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ड्यू 1000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1000। अच्छा, बाकी ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए लिखना पड़ेगा। अच्छा, आगे देख लेते हैं, यहाँ पर कैश दिया हुआ है 25600 और 3000, कैश 25600 और बैंक है 3000, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। अच्छा, और यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं था। अच्छा, ये वाला लास्ट कैश इन हैंड कैसे, अच्छा ये उसमें चला जाएगा, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अच्छा, यहाँ तो और कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ कैपिटल लिखना चाहिए हमें, कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा, एड सरप्लस 13000। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, उसमें इक्विपमेंट आ जाएगा, इक्विपमेंट
आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सिमिलरली दिया हुआ था, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, कैश आ जाएगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये सभी आना चाहिए। देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 2500 और 22,300, 2500 और 22,300। अच्छा, और तो कुछ ओपनिंग इधर नहीं मिलेगा, ये तो करेंट ईयर रिलेटेड है। यहाँ पर देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू 1500, ये 1500। अच्छा, उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी 800, प्रिंटिंग स्टेशनरी 800, इक्विपमेंट 8000, 8000, 1500, 2500, 22,300, तो ये हो गया 34,300 लेस 800, 33,000, 34,300 माइनस 800, 33, अच्छा 33,500 कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 33,500, तो 34,300। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये गलत लिखा है क्या मैंने? अच्छा, ये 1000 होना चाहिए, सॉरी, ये 1000 होना चाहिए, तो ये चेंज हो जाएगा। इन दैट केस ये और 200 कम हो जाएगा, 33,300, ये हो गया 33,300, वो मैंने 800 ही लिख दिया था फिर से। 33,300, 33,300 प्लस 13,000, 46,300, अच्छा प्लस 800, 47,100, बस इधर 47,100 होना चाहिए, 17,500, 1000, 25,600 और 3000, तो ये हो गया टैली 47,100, ये टैली हो गया। तो ये हम लोगों ने लास्ट जो था वो भी कंप्लीट कर लिया, जो एनपीओ का था, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने 3 ईयर का जो भी तुम लोग के नए सिलेबस के हिसाब से है वो पूरा ही कंप्लीट कर लिया, और तो कुछ नहीं है फिलहाल, बाकी हम लोगों ने सारा चीज़ ही किया है। बस हाँ, और एक बार तुम लोग का एक अकाउंट्स का टेस्ट लेंगे, तो कल शायद सर तुम लोगों का लॉ या फिर ऐसा कुछ टेस्ट लेने वाले हैं, और कल तुम लोग का लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्लास नहीं होगा, क्योंकि वो तुम लोग का हो गया है। वहाँ पर अब जो टॉपिक चल रहा है वो तुम लोग का रिलेटेड नहीं है, तो कल तुम लोग का शायद सर से हम बात कर लेते हैं, आई थिंक लॉ या फिर इकोनॉमिक्स कुछ एक टेस्ट होगा, और इसके बाद संडे है। बोलो मैम, कल के कौन टेस्ट হবে? কালকে টেস্ট আমি স্যারের সাথে এখনো জানিনি, স্যারের কাছে স্যার কখন নেবে বলছে, আমি তোমাকে